हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, इस वक्त जो वॉर की सिचुएशन है, वी आर इन फिफ्थ वीक ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर 3। जो डे वन से मैं कह रहा हूँ कि इसमें धीरे धीरे चीजें जुड़ती जाएंगी, एक्स्ट्रा पावर्स घुस रही हैं। अभी येमेन में हूथी रेबल्स हैं, जिसको ईरान फंडिंग करता आया है इतने साल से, अगेंस्ट इसराइल एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट द ड्रैकोनियन फोर्सेस इन दैट रीजन। सो देर इज हेजबुल्ला इन वन कॉर्नर, देर इज हमास, जो बीच में इसराइल हमास का पंगा हुआ था 2 साल पहले, मार्केट उसमें भी गिरा था। एंड यमन में हूथी रेबल्स। तो हूथी रेबल्स जो बेसिकली सऊदी को भी फाइट करते हैं, दे हैव ऑफिशियली एंटर्ड दिस वॉर नाउ। और अभी आज हमें 1 महीना हो गया। कैन यू इमेजिन गाइस? मतलब आप सोचिए, 28 फरवरी को ये शुरू हुआ था, सो कॉल्ड वॉर ऑन ईरान बाय यूएस एंड इसराइल। और पहले हफ्ते के अंदर से ही ट्रम्प के चिकन आउट होने के कुछ कुछ संकेत बाहर आ गए। एंड इफ वी रिव्यू और रीकैप व्हाट हैज हैपेंड इन 1 मंथ, कितनी शैलो होती है ना हम सबकी लाइफ, देखो, या इवन दुनिया भर में जिंदगी कितनी शैलो हो गई। देयर आर पीपल डाइंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप 1975 यानी 50 साल पहले जाएं, तो क्या बदल गया दुनिया में? इट्स द सेम थिंग। इनफैक्ट फॉर ऑल वी नो इट्स गॉन वर्स। तभी भी वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, तभी भी इंसानी फितरत सेम थी। जो एक चीज बदलती है और वो इंसानों को बदलने पे मजबूर करती है, आई ऑलवेज बिलीव दैट इज टेक्नोलॉजी, टेक, गुड टेक। एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड टेक जो होता है ना, वही फिर इंसान की फितरत, आदतें बदलने में आपको हेल्प करता है। अगर आप डीप रिसर्च भी करेंगे, तो सेम ह्यूमन बीइंग्स है, सेम, एक दूसरे को मारो काटो, वही चल रहा है। क्या बदल गया? मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना रिलीजन, इतना सब भक्ति करने के बाद फायदा क्या हुआ? फन फैक्ट, आई थिंक द ह्यूमन रेस हैज बीन अराउंड फॉर मोर देन 4 लाख ईयर्स, प्रोबेबली इजीली 3 लाख ईयर्स से ज्यादा। और हमारे पहले तो ये लोग जंगल में, हमारे मतलब जो पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे, वो तो जंगलों में रहते थे, मारकाट ही ज्यादा होती थी, खाने के लिए तरसते थे। लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता कोई अपने सुप्रीमेसी के लिए लड़ता होगा, वो जान बचा के जीते थे। धीरे धीरे ऐसे सिविलाइजेशन हुआ, तो ह्यूमन बींग स्टार्टेड लिविंग मोर पीसफुली। एंड देन अराउंड 5,000 साल पहले रिलीजन की उत्पत्ति हुई दुनिया में, कोई भी रिलीजन। और रिलीजन वाज सपोज टू गेट पीपल टुगेदर। लेकिन अगर आप आज देखो, तो सारे दुनिया भर के पंगे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं किसी का फेथ जुड़ा हुआ है। जो चीज इंसान को साथ में एक दूसरे की मदद करने के लिए चाहिए, वही चीज उसको, दैट इज द हिपोक्रेसी, वही चीज उसको अलग कर रही है। आई डोंट नो, पर्सनली आई जस्ट फील दैट वॉर इज नेवर अ सोल्यूशन। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग, अक्सर मार्केट की बात हो गई, मार्केट गिरावट हो गई। हमने एक वीडियो लास्ट वीक भी मैंने बनाया था कि कैसे बेयर मार्केट्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज बेयर मार्केट्स गिव यू द परफेक्ट एंट्री एंड देन बुल मार्केट का ओवर वैल्यूएशन गिव्स यू द परफेक्ट एग्जिट। लुक एट वॉरेन बफेट। वो आदमी 1.5 साल बैठा रहा ना कैश पे, 2024 एंड से लेके 26 की शुरुआत तक, 1.5 साल द मैन सैट ऑन 250-300 बिलियन डॉलर्स ऑफ कैश। क्योंकि यूएस मार्केट बेसिकली ओवर वैल्यू था। और अगर आप ये हमारा चैनल देखते आए हो, ओवर वैल्यूएशन पकड़ में फटाफट आ जाता है, यू कैन मेजर इट। अब उसके बाद क्या है, लोग फितूर में बैठे रहते, नहीं नहीं मेरा मार्केट क्या होगा। मैं आज भी अपने यूएस के इन्वेस्टर्स से, जब कुछ हमारे हैं वहाँ दोस्त यार काफी हैं, उनसे बात करता हूँ, याद है मैं आपको हमेशा कहता था, वो लोग डिल्यूजन में जीते थे। जनवरी हो गया, फरवरी पूरा निकल गया, 28 फरवरी वॉर के बाद तक वो लोग अभी भी डिल्यूजन में है कि हमारा मार्केट थोड़ी ना गिरेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी लड़ाई है ही नहीं। क्योंकि उनके टेरिटरी पे डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई है, या होती है तो उनको वो डिल्यूजन में उनका मार्केट ओवर वैल्यूएशन में चढ़ता जा रहा है। बट नाउ, एज वी स्पीक ऑन 29 मार्च, पूरा 1 महीना हो गया वॉर को। अब अगर आप S&P देखो, डाउ देखो, नैस्डैक देखो, जितना मैंने सोचा था मार्च अप्रैल तक गिरावट आएगी, उससे जो हमने 10 जनवरी, 10 जनवरी का मेरे चैनल का वीडियो है, आएगा तो करेक्शन। देखो, रीजन हमेशा बदलता है, बट ओवर वैल्यूएशन था, करेक्शन को एक बहाना मिलता है, और हर बार ये ऐसी ही साइकिल रिपीट होती है। कभी वॉर हो जाएगा, कभी क्राइसिस हो जाएगी। अ, अगर मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर ये ईरान का वॉर तो चलो आके पूरा उसने गिरा ही दिया, अगर ये वॉर नहीं भी होता ना, यूएस के फंडामेंटल्स इतने वीक हैं कि ये गिरावट कोई ना कोई और बहाने से, कुछ फेड ने इंटरेस्ट रेट कुछ कर देते,
या वहां पे कुछ और बवाल हो जाता, इट वॉज मेंट टू हैपन। और इसीलिए एक्सपीरियंस इज आवर बेस्ट टीचर। वो हमें सिखाता है कि रीजन क्या है वो मत जाओ, डोंट वरी अबाउट द रीजन कि क्यों आया क्रैश। 2008 was ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 was कोविड, दिस इज अ वॉर। एटलीस्ट कोविड के टाइम पे तो देखो हमें ये भी नहीं पता था कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन ये तो वॉर है, इसमें हमें ये तो पता है कि ये हमारे ह्यूमन कंट्रोल में है। बट लुक वेयर इट्स गोइंग एंड लुक हाउ इट्स गोइंग मैन। आई मीन डे 31 ऑफ दिस वॉर। और आपको याद है इस चैनल पे हम लोग जिस दिन ये शुरुआत हुई थी रात को 11:30 बजे मैंने लाइव किया था उस दिन 28 फरवरी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर यू नो पैनिकिंग एंड कि मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, जबकि 2 फरवरी बजट डे के बाद वाले दिन ही हम 24,700 तक तो पहुंच ही गए थे, टेक्निकली बिकॉज ऑफ आवर ओन रीजंस, मैक्रो रीजंस वगैरह। इस वॉर ने आके किया क्या, इसने इंडिया की वल्नरेबिलिटी और बढ़ा दी। मैं आज किसी से वही बात कर रहा था कि यार दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारा बाजार गिरने के लिए एकदम तत्पर रहता है। हम लोग कभी भी ऐसे मोहताज क्यों हो जाते हैं कि हमारा ऑयल रुक गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो मार्केट गिर गया, इंडिया का ये एलपीजी एलएनजी क्राइसिस हो गया तो मार्केट गिर गया। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है लेकिन इंडिया, वी आर ओके, हमारा बाजार भी ठीक है, हम भी ठीक है। कहीं ना कहीं हमें इंडियंस को फर्क हमेशा पड़ता ही है, शायद हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है उसलिए, क्योंकि गल्फ में भी अगर आप देखो जो सिविलियंस मरते हैं, देर आर 1 करोड़ पीपल इन द एंटायर गल्फ रीजन, तो मरते तो सबसे ज्यादा इंडियंस ही है ना यार। तो प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी कुछ भी मारा मारी हो रही है, फर्क तो हमको ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे। तो दैट इज अ वेरी यार, मतलब कोई इतने ये लोग सब इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में स्विट्जरलैंड में जाके बड़ा बड़ा मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं, घूमते हैं, टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करते हैं, और उसके बाद ये लोग इतना नहीं समझ पाए कि एक 41 किलोमीटर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज ग्लोबल सप्लाई चेन को ऐसे चोक कर देगा। किसी ने ईरान की थ्रेट को भी सीरियसली लिया ही नहीं। तो क्या फायदा इनके एआई का, इतना सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा क्या, इफ योर रेडार्स कैन नॉट कैप्चर किस लेवल तक ईरान रिटेलिएट कर पाया, जो अभी एक महीना खड़ा हो गया ना वो यूएस के सामने। और आज हालत क्या है दोस्तों, अगर हम वॉर के निटिग्रिटीज में जाएं, 1956 में स्विस कनाल में इसी प्रकार का एक क्राइसिस हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके, जो उस जमाने की एक डोमिनेंट पोटेंट फोर्स थी, और यूके का डिक्लाइन भी ऐसे ही शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, यूके बेसिकली कंगाल हो गया, उनके पास रिसोर्सेज नहीं। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि आईएमएफ से यूके ने लोन मांगा था, और आईएमएफ से उस वक्त से यूएस का कब्जा है आईएमएफ के ऊपर। तो 1956 में स्विस कनाल पे अटैक्स हुए थे, और यूएस ने आके तब वो स्विस कनाल को खुलवाया था, छुड़वाया था फ्रॉम द फ्रेंच इजरायलीज। तभी भी मुसीबत का कारण यही थे, फ्रॉम द फ्रेंच इजरायलीज एंड फ्रॉम द यूके। और वहां से हमने देखा कि धीरे धीरे अमेरिका बिकेम दिस गुंडा ऑफ द वर्ल्ड, व्हाइट कॉलर गुंडे। मेरा कहना क्या है ना, अभी वो डिक्लाइन ऑफिशियली जो 1956 से आया वो 70 साल बाद शुरू हो गया। ऑफिशियली वी आर इन अ स्टेट, शायद यूएस के डिक्लाइन में 10-15 साल लग जाएं, लेकिन ऑफिशियली ट्रम्प के आने के बाद, ये पिछले साल से टैरिफ लगने के बाद, वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना कि एक वर्ल्ड ऑर्डर चलता है उसमें हमें ट्रस्ट है। जैसे पहले यूके पे लोगों को मजबूरी में ट्रस्ट करना पड़ता था, फिर यूएस पे लोगों ने दादागिरी पे मजबूरी में ट्रस्ट किया, क्योंकि यूएस ने उसको एक नया मोड़ दे दिया कि जो उनकी बात नहीं मानता था वहां अपनी आर्मी या नेवी या एयरफोर्स भेज के वो उसको मनवा लेते थे। लेबनान, इराक, अफगानिस्तान। लेकिन कहीं भी यूएस एज अ वॉर जीता नहीं है। चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, एंड में 20-20 साल ठोकने के बाद भी उनको भागना ही पड़ा खाली करके। अफगानिस्तान को वैसे कोई कैप्चर नहीं कर पाया, ना रशियंस कर पाए 1980s में 70s में, ना यूएस कर पाया इतने 20 साल वेस्ट करके। और यूएस के 20 साल 2001 2021 में चाइना आगे निकल गया। अफगान में वो लोग टाइम वेस्ट करते रह गए, चाइना आगे निकल गया। नाउ इन अफगानिस्तान देयर वर 2 लाख यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी उनकी टोटल कुल फोर्सेस जो मैदान पे थी अफगानिस्तान में 2 लाख। और अफगानिस्तान भाई ईरान का नहीं नहीं करके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाफ है, लेकिन ईरान इज मच बिगर देन अफगानिस्तान। और ईरान में माउंटेनियस टेरेन है, और यहाँ आपने 50,000 फोर्स भेजी है यूएस ने, अफगान में 2 लाख आपका काम नहीं कर पाई।
ईरान में 50,000 की फौज भेजी है, मरीन्स भेज रहे हो, पैरा ट्रूपर्स उतार रहे हो, क्योंकि माउंटेन की लड़ाई है जो यूएस आज तक कभी जीता नहीं। सी उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है यूएसए का, दो लोगों को भिड़ा दो, बीच में आके दोनों को हथियार सप्लाई करो और पीछे से तमाशा देखो। लेकिन अभी वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप दुनिया के चौधरी बनते हो तो यू बेटर कंट्रोल द वर्ल्ड। यहाँ ये वॉर करके यूएस ने 5 साल में जो डिक्लाइन होने वाली थी शुरू, वो उसको प्रीपोन कर दिया। वो अभी से शुरू हो गई। आज डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई दूसरा प्रेसिडेंट भी आएगा ना, देर इज नो क्रेडिबिलिटी, देर इज नो क्रेडिबिलिटी लेफ्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि इस प्रेसिडेंट ने इसके जो चौधरी चौधरायन हैं सब इसके व्हाइट हाउस में, और लेफ्ट राइट्स जो इसके कोटरी में है, सब चेले चपाटे, ये लोगों ने पूरा एक ट्रस्ट फैक्टर तोड़ दिया। अब मजबूरी में मिडिल ईस्ट में भी लोग ईरान पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी इज वॉचिंग। सी नैरेटिव पे मत जाइए, जो रियलिटी है वो देखिए। F-35 जिसपे इतना गुमान था यूएस को, वो गिरा दिया। F-16 विमान गिरा दिए। उनके 3 जो नेवल शिप्स थे सऊदी अरेबिया की कोस्ट पे, 6 थे, 6 में से 3 तबाह हो गए। एंड वेस्टर्न मीडिया कभी आपको रियलिटी बता नहीं रहा है। ऑब्वियसली हमारे गोदी मीडिया से वो लोग इतना तो सीख ही सकते हैं कि अपनी हार को वैसे भी यूएस कभी मानता नहीं है। सो द रियलिटी इज, उनको ऐसे चप्पल दौड़ा दौड़ा के ये लोग मार रहे हैं, सिर्फ अपने ड्रोन्स और बाकी जो भी कैपेबिलिटी ईरान की है वो। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? How did Iran retaliate the way they did? Because they have prepared for this kind of D-Day. For them, it's a D-Day. They have been preparing for this since the last 20 years. कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर खमेनी को कुछ किया तो वहां क्या है, डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। आईआरजीसी जो है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ये आपस में बट जाते हैं। और हर प्रोविंस से देखो, दुश्मन एक साइड से रिस्पॉन्ड करेगा ना, अगर इसराइल है या यूएस है। ये लोग बटे हुए हैं और हर एंगल से मार रहे हैं। कोई सऊदी को मार रहा है, कोई दुबई को मार रहा है, कोई ओमान कतर ये वो। तो आप डिफेंड इंटरसेप्टर्स कहाँ कहाँ, और कितने इंटरसेप्टर हैं? 4 मिलियन के इंटरसेप्टर्स को 25,000 30,000 डॉलर का ड्रोन मार रहा है। द मैथ ऑफ द वॉर याद है मेरा वीडियो, वो डे वन से ईरान के फेवर में। प्लस जैसा मैंने कहा, हिजबुल्ला, इन्होंने अपने प्रॉक्सीज बनाए रखे ईरान ने। हिजबुल्ला है एक साइड में, हमास दूसरे साइड में, और हूथी रेबल्स जो अभी ऑफिशियली वॉर में कूद गए। एक्चुअली देखा जाए तो ईरान इज कंट्रोलिंग द वॉर। चारों तरफ से यूएस के सोल्जर्स को घेराबंदी हो गई। उधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रोटेस्ट मार्च शुरू हो गया है रोड पे। और अब तक वो चीख निकलने वाला टाइम आया नहीं है यूएस का। चीख कब निकलेगी दोस्त? अगर मिलिट्री, अभी तक ऑफिशियली मिलिट्री ऑन द ग्राउंड उतरी नहीं है, अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड जो जमा हो रहे हैं बाय द वे, अगर वो ग्राउंड पे मैदान में उतर गए, यूएस के और इसराइल के बूट्स ऑन द ग्राउंड उतर गए, तो आप देखोगे कि 50,000 की सेना लेके जो ये लोग जा रहे हैं ईरान में, सुसाइडल है। इट्स अ सुसाइडल मिशन। एनी डिफेंस डिफेंस एक्सपर्ट विल टेल यू कि ये पॉसिबल नहीं है। अफगानिस्तान से ज्यादा माउंटेनियस टेरेन ईरान में है। भाई वहां वो लोग सारे अपने ये जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह अंडरग्राउंड बना के रखे हैं। आप कितना भी उनको मारोगे ना, देयर सिस्टम्स आर ऑल अंडरग्राउंड। ये वॉरफेयर ऐसा है जो यूएस ने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं। आई डोंट नो उनके जीपीएस ने उनको क्या बताया। और इसराइल की दूसरी तरफ, इसराइल की फोर्स खाली होती जा रही है। इसराइल के कमांडर ने बोला है कि हमारे पास लोग नहीं है लड़ने के लिए। जिस काइंड ऑफ वॉरफेयर में अभी हम घुस रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे पे ही बताया था, अगर ये लफड़ा एक हफ्ते में खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत लंबा चल सकता है। और ये जो एनर्जी क्राइसिस हम देख रहे हैं, ये बहुत खिंच सकती है। और मुसीबत, रशिया ने 1 अप्रैल से बोल दिया है कि हम एक्स्ट्रा किसी को भी पेट्रोल, अपना क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। रशिया अपने खुद के रिजर्व्स बचा रहा है। रशिया जैसा नेशन जो इतना ब्लेस्ड और रिच है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, फ्रेश वाटर रिजर्व्स, मिनरल्स, गोल्ड रिजर्व, सब कुछ है उनके पास। तो आगे स्थिति बिगड़ ना जाए उसको देखते हुए रशिया बोल रहा है कि अभी मैं तुमको नहीं दूंगा, मुझे पहले अपने लोगों के लिए, अपना पॉपुलेशन भी है उनकी नाम भर की, मुट्ठी भर की पॉपुलेशन है। उसके लिए उसने शायद, ये रशिया ने जानबूझ के किया होगा, दे वांटेड टू फ्लेयर अप द प्राइस, आई नो। वो भी अपनी चालें चल रहे हैं, चाइना एंड रशिया, बट गाइज इससे दिक्कत किसको होगी? अल्टीमेटली सफर कौन करता है? हमारे देश ने ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए। जापान के पास 6 महीने के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है ना।
छोटी सी पिद्दी सी कंट्री जापान, लेकिन आज वर्ल्ड की थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्चुअली है ना। हर एक चीज जापानीज लोग इंपोर्ट करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर एवरीथिंग। स्टिल दे मैनेज टू बिल्ड 6 मंथ्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने के रिजर्व्स अगर हैं, तो आज पहला महीना हुआ है, तो अभी 1-2 महीने के बाद शायद उनको फर्क पड़ना लगे। लेकिन हमारे तो लाले पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ हमेशा ये क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम तो हमारा एज ओल्ड एंशियंट प्रॉब्लम है। कितने साल से हम डिपेंडेंट हैं ऑन मिडिल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज। ना हमने कोई दूसरे वेंडर ढूंढे। जो एक ईरान हमारा सपोर्टर था, उसको यूएस के चक्कर में टाटा बाय बाय कर चुके थे हम। मैंने कहा ना, गनीमत है ये तो। अच्छा है कि हमारा नाम वो 5 नेशंस में गिना गया। कम से कम हमें तेल मिल तो रहा है, महंगा मिल रहा है, लेकिन आएगा तो सही। लेकिन अगर अब मैं आता हूँ स्विस कनाल वाले पॉइंट। 1956 में जब यूएस का वो डोमिनेशन प्रूव हो गया, स्विस कनाल led to the downfall, that crisis led to the downfall of the British Empire। स्टार्टेड क्या, वो डिक्लाइन ही हो गया वहां से और यूएस टुक ओवर। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस बनेगा यूएस के डिक्लाइन का नया स्विस कनाल? इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस द न्यू स्विस कनाल ऑफ 2026? I personally think so. I have been very bearish on the US hegemony from 2023-24। कंट्री अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, दे आर ब्लेस्ड, दे मेंटेन, आपको घूमने में मजा आएगा, एक्सपेंसिव है। लेकिन ये जो उनकी दादागिरी चौधरी चौधरी बना है ना, ये ज्यादा चलने वाला नहीं था। बिकॉज द वे चाइना वाज, देखो चाइना का प्रॉब्लम क्या है, द वे दे वर एडवांसिंग, एकदम सुमड़ी में काम करते हैं, और सडनली ऑल ऑफ अ सडन आगे दिखा देंगे हमने बना दिया डीप सीक या BYD, या फिर फिफ्थ जनरेशन कोई मिसाइल बना के चालू कर दी। अभी तक चाइना ने ताइवान पे हमला नहीं बोला है। इस साल या अगले साल, मार्क माय वर्ड्स, अब चाइना को कोई रोक नहीं पाएगा आफ्टर दिस मिस एडवेंचर ऑफ द यूएस इन ईरान। चाइना ताइवान पे अटैक करेगा। इस साल अगर उसको मौका मिला तो इस साल, नहीं तो अगले साल तक डेफिनेटली करेगा। दे वांट टू टेक ओवर ताइवान। और उससे वो जो फार ईस्ट है, जहां जापान है, नॉर्थ कोरिया जैसा वो पागल आदमी है जो न्यूक्लियर बम लेके बैठा है, वहां इंस्टेबिलिटी हो गई तो और मुसीबत हो। अब तक चाइना को यूएस के और बाकी फोर्सेस ने रोक रखा था। अगर यहाँ यूएस बुरी तरह हार के वापस जाता है तो चाइना उधर भारी पड़ेगा। बिकॉज नाउ कौन सुनेगा यूएस की, कौन उसको, मतलब हु इज गोइंग टू बैट एन आईलिड? लुक एट हाउ दे लॉस्ट देयर हेजेमनी। लुक एट स्पेन, स्पेन के प्रेसिडेंट ने खुला खुला बोल दिया, वी डोंट सपोर्ट यू इन दिस वॉर। डिट्टो फॉर इटली, डिट्टो फॉर कनाडा, डिट्टो फॉर ऑल द अदर सो कॉल्ड नेटो कंट्रीज। नेटो का डाउनफॉल भी मेरे ख्याल से यहीं से शुरू हुआ है। बिकॉज अभी कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कि ये हमारा एलाय है। और ऊपर से सबसे ज्यादा जो मुझे चुभती है वो बात, पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, द टेरर फैक्ट्री। उसको बोला जा रहा है मध्यस्थता करने के लिए, यानी मीडिएशन करने के लिए। मतलब आप सोचिए कितनी शर्म की बात है ये। हमारे, आपको मैं बता नहीं पाऊंगा फ्रॉम अ डिफेंस एंगल, हमारे फॉरेन पॉलिसी, हमारे इतने एफर्ट्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे गवर्नमेंट ने हर कंट्री में ना अपने लोग भेजे थे, ऑपोजिशन लीडर्स भेजे थे। दैट वाज अ गुड मूव। ये बताने के लिए कि इंडिया ने क्यों अटैक किया, इंडिया कितने साल से पाकिस्तान को ठोक रहा है, और फिर भी उनकी टेरर फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई है। ये सब मैसेज देने के लिए। और उसी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $1 बिलियन का लोन पास किया। इसका मतलब ये है, द वर्ल्ड वांट्स पाकिस्तान टू बी अलाइव, क्योंकि इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए CIA, जो यूएस की एजेंसी है, उसने नेपाल में पंगे करवाए, बांग्लादेश में पंगे करवाए, वहां तख्ता पलट कर दिया, रेजिम चेंज। श्रीलंका में पंगे करवा चुके हैं। ये सब हमारे आसपास कौन करता है? CIA। क्यों? क्योंकि ओपनली अभी कुछ 2 हफ्ते पहले इंडिया के एक फोरम में यूएस का एक एम्बेसडर टू द कंट्री बोल चुका है ओपनली कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो गलती नहीं करेगा इंडिया के साथ जो वो चाइना के साथ किए। यानी चाइना को उभरते उभरने दिया है, और वो आज आके आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो गया ना यूएस के। वो गलती वो कह रहे हैं यूएस इंडिया के साथ अभी नहीं करेगी, तो वो हमें हर एंगल से चोक करेगी। और हम क्या करेंगे? हम लोग IPL देखेंगे, है ना। LPG क्राइसिस हो रहा है बाहर, बट क्राइसिस हम मानेंगे नहीं। हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी?
ना नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाएंगे, ना नए ऑयल की डिस्कवरी पे पैसा खर्चा होगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, नैरेटिव बिल्ड करेंगे, धुरंधर मूवी बनाएंगे और दिखाएंगे हम बहुत ग्रेट हैं, क्योंकि वो पास्ट है। या तो पास्ट में जिएंगे, मैंने कहा था ना, ये गवर्नमेंट या 1947 में जिएगी या 2047 में जिएगी। ये 2025-26 में जो क्राइसिस है ना, वो आप टैक्स पेयर भुगत रहे हैं और हम भुगत रहे हैं। आज अगर मार्केट गिरा है ना, तो वो आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है फॉर द कंट्री एंड फॉर सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट। वो पूरा रुपये में वैल्यू है उसका, जो मैंने आपको मेरे कल का वीडियो आप जरूर देखें। सो द वॉर इज एक्सटेंडिंग एंड नो बडी वॉन्टेड अ वॉर, बट इट हैज अनफॉर्चुनेटली गॉन आउट ऑफ हैंड। और अब इसके, मेरे हिसाब से, अगर आपके भी माइंड में आ रहा है इसका भाई सॉल्यूशन क्या है जियो, भाई देखो, मेरे हिसाब से तो एक ही सोल्यूशन है कि ट्रम्प विक्ट्री डिक्लेयर करके किसी तरह चला जाए, अपने फोर्सेस निकाल ले। अब अगर उसने फोर्सेस निकालने ही होते तो लास्ट 5 दिन में इतने मरीन्स और इतने सब आर्टिलरी क्यों भेजता है ईरान की तरफ। ये पूरी लड़ाई अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है। अगर यूएस के अंदर दम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छुड़वा के दिखा दो ईरान से, जो स्विस कैनाल में किया था करके दिखाओ। और अगर यूएस नहीं कर पाया, जो कि मुझे उसके चांसेस लग रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो वही हाल होगा उसका जो यूके का हुआ। आज यूके क्या है? इट्स अ बर्बाद इकोनॉमी, बर्बाद नेशन। दे डोंट हैव एनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, दे आर ग्रोइंग वर्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। यूएस का डिक्लाइन अब शुरू हुआ है, इट इज अ बिग इकोनॉमी। उनके पास $39 ट्रिलियन का डेट है। डेट चुकाने का कोई विजिबल प्लान तो नहीं है। इन्फ्लेशन वहां बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ petrol in the US has gone up by 60%, and in California it has gone up almost by 90%. Okay, तो ये सब दिक्कतों के साथ वो खड़ा है, कोशिश कर रहा है कि हम सरवाइव करें। एक ऑप्शन है कि ट्रम्प विड्रॉ करे, लेकिन जब जब ट्रम्प विड्रॉ करने की बात करता है, इसराइली और अटैक करते हैं। जहां जहां वो ट्रम्प बोलता है हम अटैक नहीं करेंगे, ये लोग मोसाद वाले घुस के मारते हैं वहां, और उकसाने का काम करे। तो द रियल विलन इज इसराइल। आई थिंक दे हैव टू बी कंट्रोल्ड। किसी को जाके उनका पंप बंद करना पड़ेगा कि तुम लोग रुको, तब जाके होगा। बिकॉज ईरान इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो फॉर द लास्ट 2 decades। दे विल फाइट बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज्ड, कोई सेंट्रल कमांडर है नहीं। हर आईआरजीसी वाला अपने स्टेट से फायर कर रहा है जो उसको ठीक लग रहा है। देव गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, जो ठीक लगे वैसा करो। एंड इसको गुरिल्ला टैक्टिक भी बोलते हैं हमारे यहाँ भी, महाराष्ट्र में। जो पहले ब्रिटिश को हम मारते थे तो गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करते थे, शिवाजी महाराज एंड बाकी जो। हमारे भी यहाँ यही होता था कि डिसेंट्रलाइज, मतलब चोरी छुपे नहीं, भेस बदल के दूसरे ऐसी जगह मारो जहां वो पहुंच ही ना पाए दुश्मन। मतलब उसके रिसोर्सेस खाली करो, पहले रिसोर्सेस खाली करो, क्योंकि यू आर अटैकिंग फ्रॉम एसिमेट्रिक ना, हर एंगल से मार रहे हैं। और जब रिसोर्सेस खाली हो जाए तब निगोशिएशन टेबल पे आओ। तो दे आर क्लियरली नॉट कमिंग टू द सीज फायर टेबल। लेट्स होप दैट पीस प्रिवेल्स, क्योंकि किसी की जान जाए, जान तो सिविलियंस की जाती है अल्टीमेटली। और मुझे क्या चाहिए पता है, मैं सच्ची बताऊं, हम लोग व्यापारी लोग हैं। हमें चाहिए, आपको वॉर करना है ना, करो 10 साल तक, सारे बुढ़े मिलके वॉर करो। लेकिन हमारा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, ऑयल की सप्लाई नॉर्मलाइज करो। दम है तो फिर लड़ो ना वॉर। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर ईरान ने जानबूझ के करवाया बिकॉज दे वांटेड द यूएस टू सफर। और दुबई, दुबई की जितनी कम तारीफ करो उतनी ज्यादा है। मैं सिर्फ ये करूंगा, कहूंगा दुबई के बारे में, कर्मा ऑलवेज स्ट्राइक्स बैक। कर्मा हमेशा हिट करता है। जितना काला धन दुनिया का दुबई में घुसा हुआ था, वो सब आज बुर्ज खलीफा के ऊपर के डेबरी जो अगल बगल गिरते हैं, खलीफा पे तो ईरान कभी अटैक करेगा नहीं, तो वो अगल बगल जो डेबरी गिर रहा है ना, वो काले पैसे का काला धुआं गिर रहा है। दुबई ने बहुत बहुत साल तक अपना एक फेक इमेज बना के रखा, आज वो पूरा टूट गया है। और अभी भी उनकी वो चर्बी कम नहीं हुई है। चर्बी, चमड़ी अभी भी कम नहीं, अभी भी फ्लैट ले लो। आप देखोगे तो सब अपने अपने डिस्ट्रेस में फ्लैट बेच रहे हैं। गलती से कभी भी वहां कुछ लेना मत, बिकॉज इतने साल, 50 साल से जो मिडिल ईस्ट में नहीं हुआ वो ईरान ने कर दिखाया। इट इज नॉट सेफ। दुबई इज नॉट सेफ। अगर आपने दुबई में इन्वेस्ट करना है, उससे अच्छा इंडिया आ जाओ। कम से कम आपकी प्रॉपर्टी पे आप धौंस जमा के बैठ सकते हो। कोई इधर साला माई का लाल नजर उठा के नहीं देखेगा।
इसीलिए आई वॉज ऑलवेज बुलिश ऑन टूरिज्म इन आवर कंट्री, बिकॉज मुझे पता है मैं दुनिया जितना जहान घूम लूँ, अल्टीमेटली मुझे खुद पता है कि हम कौन से जमीन से जुड़े हुए हैं एंड हमें किस तरफ आप लौट चले, हमें कहाँ लेके जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।